Hello viewers, I have opened a new YouTube channel named Lesson Worth Sharing। आज मैं आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 8 साइंस पढ़ाऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरी टीचिंग अच्छी लगेगी और अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप यानी कि फूड, राइट? अगर आसान शब्दों में कहें तो फूड ही, ठीक है। फूड आपने अपनी 8th क्लास में पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, है ना? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनसे वो खाना अपना खुद बनाते हैं। और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि हम, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब आप लोग सोचोगे खाना तो हम खुद ही बनाते हैं, घर में कुकिंग करते हैं किचन में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुकिंग के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है, आटा और सीरियल्स, वो सब तो हम बाहर से लेकर आते हैं। और वो बाहर से जो लेकर आते हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं? वो प्लांट्स के द्वारा ही तो मिलते हैं हमें। प्लांट्स ही ग्रो होते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो वही तो हमें सीरियल्स देते हैं, है ना? सो ये हम हेट्रोट्रॉफ्स, आपको समझ आ गया होगा हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में और ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। तो अब हम क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉप क्या है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि क्रॉप क्या है, एक सिंपल सा पौधा है, लेकिन नहीं, क्रॉप एक सिंपल सा पौधा, प्लांट नहीं है। एक तरह का पौधा तो हम घर में भी उगा सकते हैं, फिर क्रॉप को ऐसा क्यों कहा जाता है कि बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है? क्रॉप को बड़ा एरिया इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक पौधा नहीं, एक जैसे 1000 पौधे लगाने पड़ते हैं। यानी कि सिर्फ एक गेहूं के पौधे से आपका पेट थोड़ी ना भरेगा, नहीं ना? तो हमें गेहूं के बहुत सारे पौधे लगाने होंगे और वो बहुत सारे पौधे जब हार्वेस्ट होने के बाद आप कुछ तो उनमें से खुद रख लेंगे, कुछ आप मार्केट में जाकर बेच आएंगे ताकि आपकी इनकम हो जाए, राइट? तो यही होती है क्रॉप। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, जब एक ही तरह के प्लांट एक बहुत बड़ी जगह में उगाए जाएं, ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाएं, यानी कि बहुत सारे प्लांट उगाए जाएं, उन्हें ही हम क्रॉप बोलते हैं। अब इससे आगे हम क्रॉप कैसे उगा सकते हैं ये पढ़ेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया का क्या है ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्रॉप के बाद आता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि हमें क्रॉप्स को उगाना कैसे है। हम अपनी मर्जी से तो क्रॉप्स को नहीं उगा सकते ना, इसके लिए भी एक पैटर्न प्लेस किया गया है, एक निर्धारित समय तय किया गया है, ठीक है। तो और क्रॉपिंग पैटर्न क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो भी हम क्रॉप्स को नहीं उगा सकते, ज़्यादा ठंड हुई तो भी नहीं उगा सकते। एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन दी गई है, उन्हीं पे क्रॉपिंग पैटर्न चलता है, ठीक है। तो इंडिया में 2 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, एक तो खरीफ क्रॉप्स और एक रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, वो होती हैं हमारी खरीफ क्रॉप्स, जैसे कि पैडी, चावल, मेज़, जवार, ग्राउंडनट, मूंगफलियाँ, इन सबको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसीलिए इन्हें खरीफ क्रॉप्स बुलाते हैं। इन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है, जून टू सितंबर के महीने में, ठीक है। अब दूसरी तरफ है हमारी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जिन्हें सर्दियों में उगाया जाता है, जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च के महीनों में इन्हें उगाया जाता है। जैसे कि हमारा सबसे मेन क्रॉप वीट, गेहूँ। गेहूँ को रबी क्रॉप ही कहते हैं ना। उसे हम कब उगाते हैं? विंटर सीजन में उसे उगाते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं? अप्रैल से पहले हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही है हमारा ग्राम, चना। चना भी रबी क्रॉप है। उसके बाद पी, मटर भी रबी क्रॉप है। ये सारे रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। अब इससे आगे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्रॉप उगाने से पहले हमें कौन कौन सा काम करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि बीज ले आए बाज़ार से और सीधा बो दिए और क्रॉप उग गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो हम उन्हें बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पूरे 7 स्टेप्स हैं, ओके। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो हमारा पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब आप कहोगे कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें, घर पे तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। नहीं, जो बाहर की जो सॉइल है, जो लैंड पर जो सॉइल अवेलेबल है, उसे ही प्रिपेयर करना है। अब आप लोग हार्ड सॉइल में तो प्लांट्स नहीं उगा सकते, हार्ड सॉइल में तो आप क्रॉप नहीं उगा सकते। जो आपके घरों में जो पॉट होते हैं उनमें भी तो आप अच्छी मिट्टी डालते हो ना। तो क्रॉप उगाने से पहले भी हमें अच्छी मिट्टी तैयार करनी है। अच्छी मिट्टी कैसे?
जो हार्ड सॉइल होगी उसे लूज़ करना है, यानी कि उसे सॉफ्ट बनाना है, जिससे जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो अच्छे तरीके से ज़मीन में अंदर तक जा सके, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सॉइल से ले चुके। ठीक है, इसीलिए हमें सॉइल को सबसे पहले लूज़ करना पड़ता है, सॉफ्ट बनाना पड़ता है। अब सॉइल को सॉफ्ट बनाएंगे तो जो रूट्स हैं वो अच्छे तरीके से सॉइल के अंदर तक जाएंगी, वाटर देंगी, मिनरल्स लेंगी, सब कुछ लेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर सॉइल अच्छी होगी तो ही उसमें अर्थवॉर्म्स आएंगे। अर्थवॉर्म्स आपको पता है ना फार्मर्स फ्रेंड्स, अर्थवॉर्म्स उसमें आएंगे और वो सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल करेंगे, उसमें ह्यूमस ऐड करेंगे। ह्यूमस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमस से हमारी जो प्लांट्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है, ह्यूमस हम घर पे भी बना सकते हैं, जैसे मैन्योर वगैरह होता है, यूं ही ह्यूमस होता है, तो अर्थवॉर्म्स ह्यूमस ऐड कर देते हैं। अब आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स पर मिलता है, उनकी रूट्स के नोड्यूल्स पर मिलता है। नोड्यूल्स यानी कि जो रूट्स के जो सिरे होते हैं ना, उन पर वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। आप बस इतना याद रख लो कि जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें हमारी सॉइल को और हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें सॉइल को लूज़ करना पड़ता है। और लूज़ करने के लिए यहाँ 2 प्रोसेसेस दी गई हैं, एक तो टाइलिंग और एक प्लोइंग। दोनों एक ही चीज़ हैं, इनके नाम अलग अलग है, टाइलिंग और प्लोइंग। तो ये दोनों प्रोसेसेस अकेले तो नहीं होती, इन दोनों प्रोसेसेस के लिए एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं। टूल्स यानी कि औजार, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ये हमें चाहिए होते हैं। तो आपने प्लो के बारे में पढ़ा होगा ना, प्लो आपने देखा भी होगा गांव में। प्लो हल होता है जो भैंसों के पीछे या फिर बैलों के पीछे उसे जोतते हैं, राइट। ये कुछ इस तरह का होता है प्लो, आप देख रहे हैं ना। ये इसकी यहाँ से पकड़ने वाली चीज़ है जिससे इसे पकड़ते हैं। आदमी भी इसे अपने हाथों से कर सकता है और बैलों पर भी। देखिए ये बैलों पर भी किया हुआ है, ऐसे ये आगे की तरफ एक बांध देते हैं और फिर ये पीछे से जैसे जैसे बैलें आगे चलती हैं ये भी चलते चलते चलता है, ये हल भी। ठीक है, तो इसे आदमी अपने हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसे बैलों के पीछे करते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा टूल ये हो गया। दूसरा हमारा टूल है हो के बारे में भी मैं आपको दिखाती हूँ। हो भी हमारा एक ये टूल है, आप देख रहे हैं, ये भी एक टूल है जिसे इसे भी मतलब बुल्स के पीछे, हॉर्सेस के पीछे या कैमल्स के पीछे लगाया जाता है। आपकी बुक में इनके बारे में ज़्यादा गिवन नहीं है, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आ भी जाए तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए, टाइलिंग या प्लॉइंग प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, प्लो की, हो की, और एक तीसरा टूल और है, ये रहा हमारा, ये रहा कल्टीवेटर। ये थोड़ा ट्रेडिशनल ये मतलब थोड़ा टेक्नोलॉजिकल मेथड है। आज के ज़माने में इसे यूज़ किया जाता है ट्रैक्टर के पीछे। देखिए आप ये देख रहे हैं ना, ट्रैक्टर के पीछे इसे ये यहाँ से ऐसे लगाया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसे लगाया जाता है ट्रैक्टर के पीछे। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे चलता है ये भी चलता रहता है। ठीक है, तो इससे हमारा लेबर भी बचता है और हमारा टाइम भी बचता है। यानी कि हमें इन चीज़ों के लिए तो हमें लेबर को बुलाना पड़ेगा, मजदूरों को बुलाना पड़ेगा ताकि वो बैलों से काम करवाएं। बैल अपने आप तो काम नहीं करेंगी ना, तो इससे हमारा लेबर बचता है, मनी बचता है और टाइम भी बचता है। ठीक है, ये जल्दी हो जाता है, जैसे जैसे ट्रैक्टर चलेगा वैसे वैसे ये पीछे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक टाइम बचाने वाली भी चीज़ हो गई। ओके, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अब हमारा सेकंड स्टेप है सोइंग। ठीक है, सोइंग क्या होता है, हमने सॉइल को तैयार कर लिया भाई। ठीक है, अब उसमें बीज डालने हैं ना, तो बीज भी हमें ऐसे नहीं है कि बाजार से ले आए और डाल दिए। अच्छे बीज हमें उसमें डालने पड़ेंगे, अच्छी सीड्स डालनी पड़ेंगी ताकि अच्छी क्रॉप हो सके। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो सीड्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, अच्छी सीड्स को। अब इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी होती है इसे टेस्ट करने के लिए कि कौन सी सीड अच्छी है। आप अलग अलग तरह की सीड्स को, अलग अलग कंपनीज़ की सीड्स को, अलग अलग क्वालिटी की सीड्स को एक टम्बलर में डाल दीजिए, एक बीकर में डाल दीजिए और उसमें भर दीजिए पानी और फिर उन सीड्स को उसमें डाल दीजिए। अब अगर उनमें से कई सीड्स तो फ्लोट होंगी और कई सिंक होगी, कई तैरेंगी और कई डूब जाएंगी। जो सिंक होंगी वो सीड्स अंदर से खोखली होंगी, जो फ्लोट होंगी वो अंदर से खोखली होगी। ठीक है, और जो सिंक होगी वो अच्छी होंगी। यानी कि जो सीड्स डूबी हुई हैं हमें उन सीड्स का यूज़ करना होगा सोइंग के लिए। ओके, अब सोइंग हमने सीड्स को चुन लिया, अब इन्हें ज़मीन में बोएंगे। ठीक है, अब इन्हें ज़मीन में बोने के लिए भी अलग अलग टूल्स होते हैं। ठीक है,
हाथ से तो बहुत पहले किया जाता था, बहुत पहले हाथ से किया जाता था, लेकिन अब तो टूल्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसीलिए अब इसके लिए भी अलग अलग टूल्स है जो हम पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला टूल है ये फनल टाइप टूल। आपको दिख रहा होगा ना, ये ऊपर से बड़ा है और नीचे से ज़मीन के अंदर ये बिल्कुल छोटा सा है, जिसमें से एक दो सीड्स निकल जाएंगी। ऊपर से लोग इन सीड्स को डालेंगे और नीचे से ये निकल जाएंगी, ज़मीन में दब जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा टूल है, ये आप देख रहे हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल ये भी आज के ज़माने का टूल है, टेक्नोलॉजिकल टूल है। ये ट्रेडिशनल टूल था जो मैंने आपको पहले बताया, और ये आज का टूल है। ये भी बहुत अच्छा है, इससे मतलब जो सीड्स हैं वो ज़्यादा नहीं डलेंगी, एक के ऊपर एक नहीं डलेगी, बारी बारी से एक एक सीड डलेगी, इक्वल डिस्टेंस पे डलेगी, ताकि हमारे पौधे आपस में टकरा ना जाएं, एक दूसरे के अंदर से ना उग जाएं, इसीलिए। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो सीड्स के बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक प्लांट को अपने हिस्से का न्यूट्रिएंट, अपने हिस्से की सनलाइट आराम से मिल सके और वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने आप आराम से बना सके। ठीक है, तो हम इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम और थोड़े प्रैक्टिसेस के बारे में और आगे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी होगी। सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप उसमें से अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ओके, बाय, टेक केयर।